मैं वॉरेन बफेट हूँ। लोग मुझे ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बस एक आम इंसान समझता हूँ, जिसे नंबर्स और बिजनेस में बड़ी दिलचस्पी है। मेरा सफ़र शुरू होता है ओमाहा, नेब्रास्का से, जहाँ मैं 30 अगस्त 1930 को पैदा हुआ था। हम 3 भाई-बहन थे और बचपन से ही मुझे नंबर्स का शौक था। मेरे पिताजी एक स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में कांग्रेसमैन बन गए। तो आप कह सकते हैं कि फाइनेंस की दुनिया हमारे आसपास। मैं अपना पहला स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता। मैं सिर्फ 11 साल का था जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। मैंने सिटीज सर्विस प्रिफर्ड के 3 शेयर्स खरीदे थे, 38 पर शेयर पर। शेयर का प्राइस 27 तक गिर गया और मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने अपने शेयर्स बेचने नहीं दिए। कुछ दिन बाद प्राइस 40 तक बढ़ गया और मैंने शेयर्स बेच दिए, लेकिन उसके बाद प्राइस 200 से भी ज़्यादा चला गया। उस एक्सपीरियंस ने मुझे पेशेंस का एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, जो मेरे इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का हिस्सा बन गया है। बचपन से ही मुझे पैसे कमाने का जुनून था। मैंने न्यूज़पेपर्स बेचे, च्युइंगम बेचा और एक बार अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीदी, जो हमने एक बार्बर शॉप में रख दिया। ये वेंचर काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा और ये सब मुझे नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के शौक दे दिए, जहां दूसरे लोग शायद ना ढूंढते। हाई स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का गया और उसके बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल, जहां मुझे लीजेंडरी बेंजामिन ग्राहम के अंडर पढ़ने का मौका मिला। बेन वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं और उनकी टीचिंग्स ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढो, उन्हें डिस्काउंट पर खरीदो और उन्हें लंबे समय तक रखो। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मेरी इन्वेस्टिंग बाइबल बन गई। कोलंबिया के बाद मैंने अपने पिताजी के ब्रोकरेज फर्म में थोड़ा काम किया और फिर न्यूयॉर्क में बेन ग्राहम के पार्टनरशिप के लिए काम किया। लेकिन जल्दी ही मैं ओमाहा वापस आ गया और 1956 में अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू किए। शुरुआत में मेरे पास थोड़ा ही कैपिटल था, मोस्टली फैमिली और फ्रेंड्स का, लेकिन मैं डिटरमिन्ड था कि जो प्रिंसिपल्स मैंने सीखे हैं उन्हें अप्लाई करूं और अपना कैपिटल ग्रो करूं। 1962 में मुझे एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी मिली जिसका नाम बर्कशायर हाथवे था। मैंने पहले तो इस कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदे क्योंकि मुझे लगा कि ये अंडरवैल्यूड है, लेकिन जो शुरुआत एक सिंपल इन्वेस्टमेंट की तरह हुई थी, वही मेरी एम्पायर का फाउंडेशन बन गया। सालों में मैंने बर्कशायर को एक फेलिंग टेक्सटाइल बिजनेस से एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया, जिसमें डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स थी। मैंने ऐसे बिजनेसेस खरीदने शुरू किए जो मुझे समझ में आए और जिनके पास स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हो। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे गीको, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जैसे सीज कैंडीज और बाद में बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल में भी लार्ज स्टेक्स लिए। मेरा फिलॉसफी सिंपल था, अच्छे बिजनेसेस ढूंढो, उन्हें सही प्राइस पर खरीदो और उन्हें ग्रो करने दो। एक की डिसीजन जो मैंने लिया वो था प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, डिविडेंड्स देने के बजाय। इससे बर्कशायर को अपने अर्निंग्स को ओवर टाइम कंपाउंड करने का मौका मिला और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जो शुरुआत एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल से हुई थी, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा और रेस्पेक्टेड कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक बन गया है। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मेरे सक्सेस का राज क्या है। सच कहूँ तो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। मैंने हमेशा कुछ की प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हैं जो मेरे पूरे जीवन और करियर में मुझे गाइड करते आए हैं। सबसे पहले, मैं कंपाउंडिंग की पावर में विश्वास रखता हूँ, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो, रिलेशनशिप्स में हो या नॉलेज में। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं सिर्फ उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ जो मैं समझ सकता हूँ। मैं कभी ऐसे बिजनेसेस में पैसा नहीं लगाता जिसे मैं कंप्रीहेंड नहीं कर सकता हूँ, जिसे मैं समझ नहीं सकता हूँ, चाहे वो कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। एक और प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करता हूँ वो है इंटीग्रिटी। बिजनेस में ट्रस्ट सब कुछ होता है और अगर वो एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। मैंने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा है जो इस वैल्यू को शेयर करते हैं, जैसे मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर चार्ली मंगर। चार्ली की विजडम और इनसाइट्स
मेरे लिए अमूल्य रही है। और हाँ, मैं हमेशा चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या ज़िंदगी। कम्प्लेक्सिटी से मिस्टेक्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। मैं कुछ की आइडियाज़ पर फोकस करता हूँ और उन्हें फॉलो करता हूँ, ना कि लेटेस्ट ट्रेंड्स या फैड्स के पीछे भागता हूँ। मेरे जीवन में मुझे बड़ी खुशकिस्मती मिली है। मैंने जितना पैसा कमाया है उसका मुझे कभी ज़रूरत नहीं था, और मैं मानता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ वापस दूँ। 2006 में मैंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को चैरिटेबल कॉजेज़ में डोनेट करने का प्लेस किया, खासकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू। मैं हमेशा मानता हूँ कि पैसा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रिसोर्सेज दुनिया के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस को एड्रेस करने में काम आएगा। दान देना मेरे जीवन का सबसे फुलफिलिंग एस्पेक्ट्स रहा है। मैं दूसरों को, खासकर जो लोग मेरी तरह खुशकिस्मत हैं, ये सजेस्ट करता हूँ कि वो भी वापस देने का सोचें। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए लकी 1% में हैं, तो आपको बाकी 99% के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं अपने सफ़र को देखता हूँ, तो मैं ग्रैटिट्यूड से भर जाता हूँ। मुझे वो करने का मौका मिला जो मैं पसंद करता हूँ, इनक्रेडिबल लोगों के साथ काम करने का और दुनिया में फ़र्क लाने का। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सक्सेस सिर्फ धन दौलत से नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने वैल्यूज़ के साथ जीते हो और आप अपने जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हो। अगर मैं आपको एक आखिरी सलाह दूँ, तो वो ये होगी, अपने आप में इन्वेस्ट करो, इंटीग्रिटी के साथ जियो और हमेशा सीखते रहो। ज़िंदगी एक सफ़र है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस जर्नी को एंजॉय करो। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। वॉरेन बफेट का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनकी विजडम, जेनरसिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू की कमिटमेंट आने वाले जनरेशन्स के इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट को प्रभावित करती रहेगी। जैसे उन्होंने एक बार कहा था, आज कोई पेड़ के छांव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। सच में वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में जो पेड़ लगाया है, वो उनके जाने के बाद भी कई लोगों को छांव देते रहेंगे।